बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं कश्मीर डिप्लोमेट और मैं हूं वकार शफ़ी। नाजरीन, आज हमारे साथ एक ऐसे शख्स जुड़े हुए हैं जिनको हम ये कह सकते हैं कि जिनके तीखे तीखे बयान से शायद कश्मीर के लोग तो खुश हैं, लेकिन यहाँ के पॉलिटिशियंस वगैरह जो हैं वो खुश नहीं हैं, जिन्होंने सऊदी से यहाँ बड़ा तहलका मचा रखा है। हम बात कर रहे हैं मिस्टर आसिफ डार की, जो पेशे से डॉक्टर हैं और अभी जो हैं वो सऊदी में हैं। तो हम आसिफ भाई से बात करेंगे कि उनके ऐसे बयान क्यों आते हैं, क्या मकसद है उनका ये बयान देने का, वो यहाँ पे क्यों नहीं है, सऊदी से ये सब क्यों कर रहे हैं। इन सब चीज़ों के बारे में हम उनसे बात करेंगे और उनका पॉइंट ऑफ व्यू जानने की कोशिश करेंगे। आसिफ भाई, खैर मकदम है आपका कश्मीर डिप्लोमेट में। शुक्रिया वकास भाई, मुझे बुलाने के लिए। जी आसिफ भाई, मेरा भाई। जी मेरा पहला सवाल आपसे रहेगा। सऊदी में बैठे हैं, यहाँ से आप डॉक्टरी आपने कहाँ से की है और सऊदी में आप जॉब क्यों कर रहे हैं, थोड़ा सा इसका आप क्लेरिफिकेशन करें। मैं 2000 में सिलेक्ट हुआ था गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज श्रीनगर में। वहां से मैंने एमबीबीएस किया है जी। और एमडी क्रिटिकल केयर एंड एनेस्थीसियोलॉजी में मैंने एमडी किया है स्किम सौरा से। और मैं 2014 के बाद मैं जी। काम कर रहा हूँ मिडिल ईस्ट। अच्छा, कब से आप काम कर रहे हैं? 2014। 2014 से। उससे पहले कहाँ करते थे आप काम? स्किम सौरा। अच्छा, स्किम सौरा। ऐसा क्या हुआ आसिफ भाई को सऊदी जाना पड़ा? जो अगर ये सवाल आप एसपी सौरा को बुलाते थे, जी जो जी 2014 में एसपी थे और डीएसपी थे वहां पे, और स्किम्स के डायरेक्टर एक्स डायरेक्टर जनाब शौकत जरगर साहब को बुलाते, जी उनसे पूछते ऐसी क्या मजबूरी बनी आपको कि आसिफ डार के खिलाफ पूरी सीआईडी ने फाइल बनाई। हालांकि आसिफ डार तो तब एक्टिव पॉलिटिक्स में नहीं थे, आसिफ डार तो तब सिर्फ डॉक्टर्स की बात करते थे। जी रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन का मैं मेंबर था। वहां पे एक स्ट्राइक हुई, उस स्ट्राइक के बाद देयर वाज अ फुल ब्लोन इन्वेस्टिगेशन ऑन मी, जिसके बाद मुझे लगा कि दीस गाइस हैव प्लान्ड, they can never make it possible for me to get a job in कश्मीर, Srinagar. Kashmir वेदर इन इंडिया, वी कैन से इन इंडिया। इंडिया में मिल जाती है क्योंकि देयर इज अ लॉट ऑफ प्राइवेट स्कोप, बट आई जी डोंट वांट टू वर्क इन इंडिया। काम करना था तो कश्मीर में करना था। अगर काम मिल भी जाता तो मेरे गले पे चाकू हमेशा लटकता। मैं अच्छा, सर कटा सकता हूँ, झुका नहीं सकता। आपने तो पॉलिटिक्स में भी आप रहे हैं, पॉलिटिक्स में भी, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। आपका पॉलिटिकल करियर जो था, छोड़ा क्यों पॉलिटिक्स, और पॉलिटिकल जो अभी हमारे पॉलिटिकल दिग्गज है उनके लिए इतनी नफरत क्यों? ये आप पूछिए ना, पॉलिटिक्स में आया क्यों? हाँ, क्यों आए? ये सवाल आपका बहुत जरूरी है। 2000 में मैं मेडिकल कॉलेज ज्वाइन किया। आई हैव नो आइडिया ऑफ कश्मीर में क्या हालात थे। एक नॉर्मल लड़का जो अपनी जिंदगी में खुश था, डॉक्टर बन गया, बहुत खुश था। 2003 में मुझसे 2 साल छोटा भाई मेरा मुजाहिदीन को ज्वाइन करता है। 2007 अक्टूबर 2003 को वो शहीद हो जाता है। मुझे तब भी ये समझ नहीं आ रहा था वो क्या कर रहा था, सही था या गलत था, मुझे नहीं समझ आया। 2007 में एक्स डिप्टी चीफ मिनिस्टर जनाब मुजफ्फर हुसैन बेग साहब क्या काम करते हैं, ही पब्लिकली अनाउंसेस दैट दिस फैमिली मेरी फैमिली। हाँ हालांकि मुझे तो उनके साथ कोई इंटरेक्शन भी नहीं था जी। और 2007 में पब्लिकली अनाउंस करते हैं कि ये फैमिली यहाँ मिलिटेंट्स को सपोर्ट करती है, जिसमें मेरे चाचा कम से कम 6 महीने तक जेल में चले जाते हैं, जी जिसके जी बाद उनको छोड़ना पड़ता है। जिसके बाद उनको सब कुछ, उनको 6 महीने के बाद छोड़ दिया। और 2007 में मैंने पहली बार डिसाइड किया कि आई एम नॉट गोइंग टू टेक दिस स्टिंग डाउन। ओके। इन 2007 आई डिसाइडेड दैट आई विल काउंटर दिस, क्योंकि 3 साल हो चुके थे कि वो हमारी फैमिली को कंटिन्यूअसली हैरास कर रहे थे। इट वाज ऑन एन इंडिविजुअल पर्सनल लेवल कि मैंने पॉलिटिक्स तब शुरू की। मैं अपने वालिद कौन सी पार्टी आपने ज्वाइन की? तब मैंने कोई पार्टी नहीं ज्वाइन की थी। अच्छा, बस पॉलिटिक्स। around 2009 I joined People's Conference as an activist. ओके। सजाद लोग नए आए थे जी। I thought he came from the same background, जिन लोगों ने सफर किया। I was a bit convinced। वो तो सर उनका तो हर एक फील्ड में एक एक बंदा है। Probably तब मुझे तभी तो आ रहा था
ना फील्ड तब बन रहा था और मैं एक जुनूनी बंदा था। आई टोल्ड यू सर कटा सकता हूँ झुका नहीं सकता। जी तो प्रोबेबली 2009 के करीब मैंने सजाद लोन के साथ थोड़ा काम किया। 2010 में उन्होंने इलेक्शन लड़ा पार्लियामेंट्री एंड आई वाज एन एक्टिव मेंबर। I could manage some rallies in my area to help him pull through. ओके So that's why I came into politics. ये मेरा एक पर्सनल। अगर आप पॉलिटिक्स में आए फिर मगर छोड़ा 2000 क्यों? हाँ ये बात सही बोले ना। 2000 तब तक मैं पॉलिटिक्स को नहीं समझ पा रहा। एक जुनून था मुझ में, मुझे लगा कि आई विल गेट टू द करेक्टनेस ऑफ इट। 2011-12 से I started understanding what is going on in Kashmir. ओके And especially the moment Sajad Loan started his ties with BJP, I could get it something is wrong. मतलब I was not very much convinced. एक मेरा वो transition phase चल रहा था कि कश्मीर में क्या चल रहा है। Then finally I came to the conclusion by 2013 ending or 2014, especially मेरे खुद के personal issues भी हो रहे थे। Then I could understand that कश्मीर में मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स का कुछ नहीं है, ये सब पुतले हैं। तो बेसिकली ये पुतला नचाने वाला दिल्ली है। सो दिस इज द टाइम आई स्टार्टेड कि हमें तकलीफ पहुंचाने वाला प्यादा सिर्फ कश्मीर में रहता है। हकीकत में वी आर एन ऑक्यूपाइड टेरिटरी एंड द ऑक्यूपेशन, द की ऑफ द ऑक्यूपेशन लाइज इन दिल्ली। ओके सो बाय 2014 आप इसको आसिफ भाई आप डेमोक्रेटिकली इस चीज को लड़ सकते थे ना कश्मीर में बैठ के। यू कुड हैव फाइट फॉर योर राइट्स। What were my rights? जो लोग चीफ मिनिस्टर थे उनको तो कुत्ते बिल्लियों की तरह परसों। देखिए अगर हम सब लोग यही बात सोचेंगे ना, देन वी ऑल हैव टू लीव कश्मीर। रहेगा कौन फिर कश्मीर में अगर हर एक इंडिविजुअल लेवल पे सोचेगा? I didn't leave Kashmir for a political reason. I left Kashmir for a job reason. I never thought I will come back to politics again. I thought कि I have to leave politics and for my job, I have a family to feed. मुझे छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरी फैमिली है, मेरा खानदान है। प्रोबेबली आपको ये जान के ज्यादा हैरत होगी कि मेरे खानदान में इकलौता डॉक्टर हूँ। We don't have another doctor in the family, neither an engineer. I come from very humble background. ओके That's the point. I had a small family to feed. I had some mouths to feed. मैं चाहता था कि मैं फैमिली, I had actually quit it off. But I could with this transformation time, I could actually get to the point that मुझे समझ आने लगा कि कश्मीर में चल क्या रहा है। So that's why I shifted to Saudi Arabia. ऐसा तो हमारे इंजीनियर रशीद साहब जो हैं उनको भी, वो भी तो पॉलिटिक्स में हैं एंड दे आर फाइटिंग फॉर द राइट्स ऑफ कश्मीरी पीपल राइट नाउ। वो बंद हैं इसी रीजन की वजह से। आप भी तो डेमोक्रेसी में रह के कर सकते थे। क्या करता है इंजीनियर रशीद किन के लिए लड़ रहे हैं, किन के कश्मीर में? लेट्स बी वेरी क्लियर। मैं बड़ा प्रैक्टिकल आदमी हूँ। कश्मीर में दो प्लेटफॉर्म्स, वन इज प्रो इंडिया, द अदर वन इज प्रो पाक या जिसको आप कहते हैं प्रो फ्रीडम। ओके, वहां पे दो प्लेटफॉर्म। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, अगर आप 1947 से जाए, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ एक टर्म्स एंड कंडीशंस के अंडर हमने एक्सेशन किया, ठीक है, एक्सेशन किया। एग्जैक्टली। एक्सेशन बुरा हुआ या सही हुआ, ये मैं इस पे आज नहीं बात करूंगा। अगर आपका कोई आगे सवाल आता उस पे मैं उस टाइम जवाब दूं। मगर मैं आपको इसका एक प्लेटफॉर्म बता दूं। सबसे पहला बिट्रेयल 1953 में किया। किसने किया? प्रो इंडिया ने किया, प्रो इंडियन पार्टीज के साथ, शेख उकला के साथ, उसको जेल में डाला। वो तो आप ऐसे, हाँ बोले आप। लेट मी फिनिश आप आगे। ओके। और फिर 1987 में सेंटर ने पूरी रिगिंग की। तब भी कोशिश, जो आपका सलाउद्दीन है उसको बनाने में पाकिस्तान का हाथ नहीं है, उसको बनाने में दिल्ली का सेंटर का हाथ है, जिनने इलेक्शन की रिगिंग की। These are historical facts. Now when you come to 2019, आज किसने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा? 2019 में किसने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा? इंडिया ने। एक फारसी में कहावत है, आजमूदन आजमूदारा खता। अब जितनी बार एक ही बंदे को आजमाएंगे, पहली बार आप नुकसान उठा पाए, ये उसकी बेईमानी थी। दूसरी बार आप नुकसान उठा रहे हैं, ये आपकी। आसिफ भाई आपको क्या लगता है, अब एक्सेशन हुआ या 53 में हुआ था? क्या एक्सेशन जो है हमारा, वो 53 में हुआ था या अब हुआ है आर्टिकल 370 टूटने के बाद? मैं थोड़ा क्रूड
बोलूंगा यहाँ पे, आप मुझसे उम्र में छोटे हैं, थोड़ा सा मैं यहाँ पे क्रूर बोलूंगा। जी जी जी। ना एक्सेशन तब हुआ था, ना एक्सेशन अब हुआ है। जिना को निकाह की शक्ल कभी नहीं मिल सकती। ये 1947 में भी जिना था, ये आज 2019 में भी जिना का रिश्ता है। क्या आप नहीं समझते इसको डेमोक्रेटिकली मतलब सॉल्व किया जा सकता है इस प्रॉब्लम को? ये जो अभी कन्फ्लिक्ट है, देखिए कश्मीर जो है, पाकिस्तान इसको कन्फ्लिक्ट मानता है, इंडिया इसको अपना पार्ट मानता है, कश्मीरी जो है वो प्लेबिसाइड पे बिलीव करते हैं। तो ये चीज जो है ना, इसको अगर सब मिलके एक टेबल पे आके सॉल्व करें, उसमें आपको क्या प्रॉब्लम है? किसको प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम तो इंडिया को। कश्मीर इज द यूएन लॉन्गेस्ट पेंडिंग डिस्प्यूट। जो लोग ऑक्यूपाई, देखिए इन्वेडर्स को आप ये बात नहीं समझा पाएंगे। देखिए हमारा कंफ्यूजन क्या है, कश्मीरियों का कंफ्यूजन ये है कि दे बिलीव इंडिया इज अ पार्टी। इंडिया इज नॉट अ पार्टी, इंडिया इज एन इन्वेडर। इसका तो एक सिंपल डिप्लोमेटिक सॉल्यूशन है कि प्लेबिसाइड करें, रिजल्ट आ जाए। पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटेड कश्मीर भी तो हमारा ही पार्ट है ना, जो पाकिस्तान के पास है। उस पे भी आपको बात करनी चाहिए। प्रॉब्लम पाकिस्तान ने कब मना किया? अगर आप 2019 के 5 अगस्त के बाद भी देखें, पाकिस्तान ने तो ओपन वेलकम किया है कि लेट प्लेबिसाइड टेक प्लेस। पाकिस्तान, एंड वैसे भी माय पॉइंट ऑफ स्टैंडिंग इज आई एम नॉट अ पाकिस्तान, You are a Kashmiri, so you should speak for the people of this Kashmir as well as that Kashmir. Of course, there should be an open plebiscite that what should be done. मैंने कब मना किया कि नहीं होना चाहिए? मैं तो कहता हूं कि प्लेबिसाइड करें, कत्लो गारत को रुक जाए। पॉलिटिशियंस को गालियां क्यों? हमारे पॉलिटिशियंस को। इंडिया इलेक्शन, ये तो गलत बात है। इंडिया इलेक्शन जीतता है तो ले जाए, नो प्रॉब्लम। इंडिया प्लेबिसाइड हारता है, लेट देम गेट आउट। आसिफ भाई, मेरा आपसे सवाल है, हमारे जो पॉलिटिशियंस अभी गुपकार डिक्लेरेशन है या जो भी है, बड़ा तीखा बोलते हो इनके लिए आप। मोहब्बत है मेरी, इनके लिए बोलता हूँ। अच्छा, मोहब्बत है। कसम से अगर मोहब्बत ना होती ना, कश्मीरी होने की मोहब्बत ना होती, कसम से जो मैं इनके लिए बोलता, वो शायद वो चीज जमीन फट जाती वो सुन। देखिए मैं समझाता हूँ आपको, मैं बताता हूँ इनके बारे में क्यों बोलता हूँ। बाहर से बंदा आएगा, मुझ पे गोली चलाएगा, दुख नहीं होगा। लेकिन जब वकार भाई कश्मीरी होके किसी दूसरे बाहर के बंदे से आके ये बोले कि आसिफ को गोली मारो, गोली मेरे बेशक जिस्म पे लगे, पर आपकी बात मेरे दिल पे लगेगी, तीर की तरह आसपास निकल। इंडिया ने इतने सारे कत्ल, जो कश्मीर में 1 लाख लोग जायद मरे ना, ये मारने में इनका पूरा हैंड इन ग्लव है। उमर अब्दुल्ला को ले ले, महबूबा मुफ्ती को ले ले, इनमें से इनके खानदानों को ले ले, हाउ दे हैड बिट्रेड दी कश्मीर के लोगों का प्रॉब्लम है, वी आर एन इनोसेंट। ओके, दे हैव बिट्रेड पीपल, आई एग्री विद यू, दे हैव बिट्रेड पीपल। आसिफ डार ने कश्मीर में रह के एक अपनी पार्टी क्यों तैयार नहीं की, कश्मीर में रह के जो डेमोक्रेटिकली इनको रोकते, जैसा अभी अपनी पार्टी है या दूसरी पार्टी जो है, पॉलिटिकल पार्टी जो ग्राउंड में आ रही हैं, वो ये बोल रही हैं कि हम खानदान राज को खत्म करना चाहते हैं। आप भी तो स्टेप उठा सकते थे। तीखे बयान वहां से। बिल्कुल, अगर मैं पार्टी बनाता, मैं पार्टी नहीं बनाता, इस जिंदगी के इस स्टेज में मैं गिलानी साहब के अंडर ज्वाइन करता। सहराई साहब गिलानी साहब की पार्टी में जुड़ गए। गिलानी साहब ने तो रिजाइन दे दिया। He is arrested. They were asked, they are democratically fighting for the rights of Kashmiris. He is arrested. So where will I be? I'll be arrested. So it's a part of plan. Don't think I'm never going to come back. I will come back. I'll come back to the ground. जितने भी लोगों को गलतफहमी है ना कि आसिफ डार नहीं आएगा, आसिफ डार आएगा, अपनी मर्जी से आएगा। जिस दिन आसिफ डार चाहेगा उस दिन आएगा, ना कि वो लोगों के कहने पे आएगा, क्योंकि हर पॉलिटिकल सिनेरियो की एक अपनी रिक्वायरमेंट होती है। मैं जो पॉलिटिकल सिनेरियो चला रहा हूं उसकी एक रिक्वायरमेंट है, आई नीड टू टॉक नाउ एंड आई विल। सो यू एडमिट कि आप पॉलिटिकल सिनेरियो चला रहे हैं, आप अपना पॉलिटिकल ग्राउंड बना रहे हैं। ऑफ कोर्स, कौन कहता कि पॉलिटिकल ग्राउंड नहीं बनना चाहिए? मैं पॉलिटिकल ग्राउंड बोलता हूं और मैं
नहीं नहीं, हम तो बोल ही नहीं रहे कि बनना नहीं चाहिए, हम तो चाहते हैं कि पॉलिटिकली सब कुछ सॉल्व हो जाए, जितना भी मतलब डिस्प्यूट है वो इट शुड बी सॉल्व थ्रू पॉलिटिक्स। वायलेंस का तो कहीं पे कोई जगह ही नहीं है। ये तो आप चाहते हैं और मैं चाहता हूँ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये नहीं चाहती है, उनका कोई नीयत नहीं है इसको ऐसे सॉल्व करने की। ये आप मानते हैं? मैं तो अब कहता हूँ कि अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में आज भी if there is an ounce of a shame left within the parliament of government of India post 5th August, let us go for a plebiscite now. अगर 370 के बाद तुम्हें लगता है कि कश्मीर में कुछ हुआ है, right now, जितना तुम पैसा लगा, I challenge it, it's an open challenge, जितना तुम पैसा कश्मीरियों को खरीदने में लगा सकते हो, उनके वोट को खरीदने में लगा सकते हो, लगा दो। तुम्हारी फौजें मगर एक फेयर इलेक्शन दो, मुझे ओपन खुल के बात करने दो। अल्लाह की कसम 10% वोट भी ले गया ना वोटिंग डीडीसी इलेक्शंस के हवाले से बात करें, वोटिंग तो चल रही है। मैं बोल रहा हूं डीडीसी इलेक्शंस चल रहे हैं आसिफ भाई, कश्मीर में वोटिंग हो रही है 50% 60%, आपके हॉट जोन्स में वोटिंग हो रही है। ओके, क्यों हो रही है वोटिंग? इसका तो आंसर होना चाहिए आपके पास। बिल्कुल मैं आंसर दूं, तो मैं बोल रहा हूं कि कंफ्यूजन में कश्मीर का ऑक्यूपेशन बढ़ता रहता है। मेरी बात करने से लोगों को तकलीफ क्या हो रही है कि आई एम द गाय जो कंफ्यूजन को क्लियर, जो ये हवा बना के रखी है। मैंने एक वीडियो अपलोड किया है अपने पेज पे, उसको पूछिए, चाचा से लोग पूछते हैं आपने वोट क्यों डाला, क्या था पता नहीं। हाँ हाँ, जब बंदे को पता नहीं कि मैं वोट क्यों डाल रहा हूं, तो सिचुएशन ऐसी बनती है। और ऑक्यूपेशन के एक कुछ बेसिक फंडामेंटल्स होते हैं जिनको लेके मैं बताता हूँ। इंडिया में कांग्रेस, अगर आपको इंडियन हिस्ट्री के बारे में थोड़ा सा पता होगी, तो दे ऑलवेज स्टार्ट इंडियन नेशनल कांग्रेस, जो आज इंडिया की सबसे बड़ी पार्टी थी, ये बेसिकली एक ब्रिटिश की प्रॉक्सी थी। जैसे हमारी नेशनल कॉन्फ्रेंस है, पीडीपी है, ये उनकी एक प्रॉक्सी पार्टी थी। इलेक्शन उस इंडिया में भी होते। द ओनली थिंग इज कि लेटर उनको समझ आ गया कि पार्टी ऐसी हो या वैसी हो, ऑक्यूपेशन इज एन ऑक्यूपेशन। You got my point? So, yes, I got it. Irrespective of where our electoral bases are today, ये डीडीसी इलेक्शन है ना, मैं आपको बताता हूँ कुछ। आपको हम कश्मीरियों को वो एक बाहर में इंडिया में यूपी में एक वो बड़ा होता है, पैसे देके नचनियों को लाने का होता है, ठीक है? वैसा ही एक सिस्टम चल रहा है कश्मीर में आजकल। ये जो डीडीसी, भाई मेरे घर में पार्टी है, बीजेपी के घर में पार्टी है, पीडीपी कुछ पैसे देके, स्पेशली बीजेपी वालों का तो प्योर हाल है कि पैसा फेंको। तो आप डायरेक्टली एक्यूज कर रहे हैं कि ये जो पॉलिटिकल पार्टीज है ये पैसा बांट के वोट खरीदते हैं। मेरे पास घर का डायरेक्ट एग्जांपल है। वन ऑफ माय रिलेटिव्स वो हैज बीन प्रॉमिस्ड 1.5 लाख रुपए, उसका बेचारे का लोन है, उसको कहा डीडीसी इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर, तुझे 1.5 लाख हम मोहतरमा से दिलवाएंगे। देखिए हम इस पे नहीं जाना चाहेंगे। आपका हम अगले सवाल पे आएंगे। जो आपका अभी जो मतलब बयान वगैरह आपके आते हैं, आपका लाइव पे आपको दुनिया देखती है, पूरा कश्मीर का यूथ जो देखता है, कहीं ना कहीं आप उनको भड़काते तो नहीं हो? मैं उसी लेवल तक भड़काता हूं जो काम मैं खुद करता हूं, मैं किसी को नहीं। क्योंकि लोग बोलते हैं कि आसिफ डार जो है ये बयान तो देते हैं सऊदी में बैठ के, लेकिन इंस्टिगेट यहां होते हैं लोग। आसिफ डार आपके जरिए भी ये बता देना चाहता है, व्हाटएवर रेजिस्टेंस वी नीड टू पुट, इट शुड बी पीसफुल। आई डोंट एंडोर्स एनी सॉर्ट ऑफ, मैं किसी भी आसिफ डार ये खुल के बोले कि मैं पीस चाहता हूं, आई डोंट वांट वायलेंस। आसिफ डार खुल के बोले आई जस्ट वांट पीस। आई वांट पीस, खुल के आई वांट पीस, आई डोंट वांट वायलेंस। आप कोई वायलेंस नहीं चाहते? मैं कोई वायलेंस नहीं चाहता। आई वांट पीस, गिव मी माय डेमोक्रेटिक राइट, गिव मी अ राइट टू प्लेबिसाइट एंड गेट आउट ऑफ माय कंट्री, दैट्स इट। आज आसिफ भाई ने बोला वो वायलेंस को सपोर्ट नहीं करते हैं। क्या नेक्स्ट आसिफ भाई के जितने भी लाइव या वीडियोस आएंगे उनमें अग्रेशन हमें कम देखने को मिलेगा? एग्रेशन कम नहीं होगा, एग्रेशन किसी भी सूरत में। भाई आप एक ट्रैक पे रहें, या तो अग्रेशन में रहें या पीस। एक ट्रैक पे रहिए ना। एक ही ट्रैक तो है। आप मुझे एक बात बताइए, एग्रेशन और पीस, यू कैन हैव पीस एग्रेशन। जो मेरा ये जो है ना, जिसको आप एग्रेशन, देखिए मैं आपको बोलूं आसिफ भाई,
अगर आप अग्रेशन करते हैं ना तो सामने वाला समझ नहीं सकता कि ये पीस चाह रहा है. यू हैव टू बी पोलाइट, यू हैव टू कन्वे यूर. मुझे सामने वाले को समझाने के लिए नहीं कर रहा हूं, मैं जिंदगी के उस स्टेज पे हूं. आई एम 39 years of age. ओके. I have 3 little daughters. I have old parents. ये समझिए, I am doing it for the cause of Allah. Fi sabilillah. If I am right, I will take this to my grave. If I am wrong, I will take this to my grave. I am not worried. My job is to present a picture. अगर कुरान में भी आप बड़ी बार देखेंगे तो क्लियरली कहा अल्लाह ने कि tell them you are a messenger, you are a warner. That's it. मैं वही वार्निंग की बात दे रहा हूँ. I am only a messenger. That's it. आगे वाला क्या समझता है समझे, जो मुझे समझ आ रहा है मैं वो समझाने की कोशिश करता हूँ. चलिए आसिफ भाई, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए. आपके साथ बात करके बहुत अच्छा लगा. मुझे भी वकार भाई, मुझे भी बहुत अच्छा लगा आपके साथ बात करके. और माशाल्लाह मुझे बहुत खुशी हुई कि we kept the tone of the debate very peaceful. थैंक यू सो मच.